गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 16 जुलाई और आज के इस सेशन में 16 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा स्वदेशी INS दूनागिरी। अग्निकुल कॉसमॉस ने चेन्नई में खोला भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक विशेषज्ञ दल की बैठक की मेजबानी। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल हुआ अहमदाबाद और केरल। सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने किया सम्मानित। 20 साल पहले नेट वेस्ट ट्रॉफी में अंग्रेजों को दी थी मात। रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को मिला यूनिवर्सिटी का दर्जा, नाम हुआ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लॉन्च किया आधार फेस RD मोबाइल एप्लीकेशन। कैबिनेट ने तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड नई रेल लाइन को दी मंजूरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के एक नया तंत्र किया विकसित। 15 जुलाई 2022 को मनाई गई स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जारी कर दिया है, जिसमें भारत की जो रैंक रही है वो 146 देशों में भारत रहा है 135वें स्थान पर। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि लुइस एचेवेरिया अल्वारेस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल JJ सिंह के द्वारा इसे लिखा गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन को विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? पुणे में है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना फ्रेंड, जो 2020 में लागू की गई है, ये लागू की गई है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। किस देश की सरकार द्वारा नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो जापान की सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयरन सेल यानी कि NMC 2170 पेश की है। श्रीलंका के कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है अमेरिका के द्वारा। स्पेन में आयोजित गीजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट ये जीत लिया है डी कुकिस ने। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो फ्रेंड जो बिम्स्टेक की 2 दिवसीय बैठक हुई है ना विशेषज्ञ दल की, इसकी मेजबानी की गई है नई दिल्ली के द्वारा। ये जो बैठक थी ये 14 और 15 जुलाई को आयोजित की गई। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई 2022 को साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की। साथ ही मैं आपको बता दें कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि राजेश पंत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार,
नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी कार्य योजना का खाका तैयार करना जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस के अन्य ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि G20 की जो 2023 में बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी? तो जम्मू कश्मीर में होगी। G20 2023 में इस समूह की जो अध्यक्षता की जाएगी वो भारत के द्वारा की जाएगी। हाल ही में G20 की जो बैठक हुई है वो बाली इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। ठीक है, चेन्नई से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कि रूस, पहले इसकी मेजबानी रसिया करने वाला था, लेकिन यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर रूस से ही इसकी मेज़बानी वापस ले ली गई थी और ये भारत को दे दी गई। यानी कि 44वां शतरंज ओलंपियाड है ना, इसकी मेज़बानी की जाएगी चेन्नई के द्वारा। मुंबई के बारे में आप सभी रिलेट कर सकते हैं कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सेशन की अध्यक्षता, यानी कि जो 140वां सेशन होना है वो कहाँ पर होना है फ्रेंड्स? तो मुंबई, महाराष्ट्र में होना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप सभी मैप के माध्यम से बिम्स्टेक में जो सदस्य देश हैं उनकी लोकेशन देख सकते हैं। जैसे बिम्स्टेक में अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या इंडिया बिम्स्टेक का सदस्य देश है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जी हाँ। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यानी कि श्रीलंका। आगे डिस्कस कर लेते हैं। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कुल 7 है। ठीक है, यह उप क्षेत्रीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का जो सचिवालय है फ्रेंड्स वो कहाँ पर है? तो ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोलंबो में आयोजित किया गया था। कोलंबो कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि ये श्रीलंका में है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? ढाका में है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत INS दूनागिरी को हुगली नदी में किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो INS दूनागिरी है जो कि एक युद्धपोत है भारतीय नौसेना का और इसे हुगली नदी यानी कि कोलकाता में लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। पिक में आप सभी दूनागिरी को देख सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक के माध्यम से दूनागिरी को देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इस युद्धपोत का निर्माण कहाँ पर किया गया था? कोलकाता स्थित गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किया गया था। ठीक है, INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 70A का 4था युद्धपोत है और हाल ही में आप सभी को पता होगा कि तीसरा युद्धपोत भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था? उदयगिरी था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये क्या है? जो INS दूनागिरी है ये क्या है? तो ये एक युद्धपोत है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के लिए कुल 7 शिवालिक क्लास फ्रिगेट युद्धपोत बनाए जाने हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत फ्रेंड? तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत कितने बनाए जाएंगे? 7 बनाए जाएंगे। और जो दूनागिरी है ये चौथा युद्धपोत है। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तो उदयगिरी था। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी की किस निर्देशित मिसाइल पोत को सेवा मुक्त कर दिया था? आईएनएस गोमती को। फ्रेंड, जो आईएनएस गोमती है ना, तो इसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया था। गोमती नदी कहाँ पर बहती है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश की ये एक प्रमुख नदी है और इसी के नाम पर आईएनएस गोमती नाम रखा गया था। प्रोजेक्ट 75 की आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी यानी कि आईएनएस बागसीर को कहां से लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र से। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है? तो कुल 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। और किस देश के सहयोग से बनाई गई हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, फ्रांस के सहयोग से इन पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। साथ ही में आप सभी को याद रखना है कि जो आईएनएस बागसीर है ना, इसका जो नाम रखा गया है वो हिंद महासागर की गहराई में पाई जाने वाली एक घातक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अन्य 5 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं जो कि लॉन्च की जा चुकी हैं? आईएनएस कलबरी है जो कि पहली पनडुब्बी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई। आईएनएस खंडेरी दूसरी है, आईएनएस करंज तीसरी है और आईएनएस बेला चौथी है और आईएनएस बागीर पांचवी है और आईएनएस बागसी छठवीं पनडुब्बी है जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई थी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आईएनएस कुर्की को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? 32 साल की सेवा के बाद। अमेरिका, यूके और किस देश ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स? तो ये जो परमाणु पनडुब्बी गठबंधन है ना, ये हाल ही में हुआ था। जो किन देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया था। किस स्टील प्लांट को पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? राउरकेला, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली जहाँ पर रॉकेट इंजन बनाए जाएंगे, इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? तो चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इस सुविधा का नाम रॉकेट फैक्ट्री फर्स्ट रखा गया है और इसका अनावरण टाटा सन्स के अध्यक्ष यानी कि एन चंद्रशेखरन और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि एस सोमनाथ ने किया है इसका उद्घाटन। यह इकाई 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ कैसे रॉकेट बनाए जाएंगे? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये भारत की पहली रॉकेट फैक्ट्री है जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में लगाई गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, कठुआ हाल ही में खबरों में रहा था, ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। आप सभी को याद होगा कि उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? कठुआ, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, कलोल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये गुजरात में है और आप सभी को याद होगा कि नैनो यूरिया लिक्विड की जो फैक्ट्री लगाई गई है वो कहाँ पर गई है? कलोल, गुजरात में लगाई गई है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल में की गई है। और केरल में ये कहाँ पर की गई है? तो केरल में की गई है बैक वाटर के ऊपर। भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड, जो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था ना, ये हुआ था धर्मशाला यानी कि उत्तराखंड में से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने सार्क-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए
एक नया तंत्र विकसित किया है। तो फ्रेंड जो SARS-CoV-2 जो वायरस है इसे निष्क्रिय करने के लिए तंत्र विकसित किया गया है भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेप्टाइड्स का एक नया वर्ग विकसित किया है जो न केवल SARS-CoV-2 वायरस की कोशिकाओं में प्रवेश को रोक सकता है बल्कि वायरस के कणों को एक साथ जोड़कर जीवित कोशिका को संक्रमित करने की उनकी क्षमता को भी कम कर सकता है। यह नया तंत्र SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय बनाने का विकल्प प्रदान करता है। फ्रेंड्स किसने इसे लॉन्च किया है, किसने इसे विकसित किया है, तो याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये बेंगलोर में है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा नाम का एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा कहाँ खोजा गया था? तो ये खोजा गया था चमोली जिले की मंडल घाटी में। चमोली कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज हाल ही में किस देश में की गई थी? तो आप सभी को याद होगा इसकी खोज की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट ये कहाँ स्थापित की गई है? तो इसे स्थापित किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद फ्रेंड्स किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप सभी इसका नाम याद रखेंगे। अब इसका नाम कर दिया गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, यह यूनिवर्सिटी परिवहन क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान के केंद्र के रूप में काम करेगी। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखना है अश्वनी वैष्णव है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कोयम्बटूर से इसे शुरू किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने इस ट्रेन को 2 साल के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज पर दिया है और भारत गौरव स्कीम के तहत देश की पहली निजी ट्रेन शुरू करने वाली साउदर्न रेलवे पहली जोन बनी है। टाइम पत्रिका के साल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड जो टाइम पत्रिका है ना 2022 जो सूची जारी की गई है तो टॉप 50 में भारत के 2 स्थान हैं, अहमदाबाद और केरल, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। आगे डिस्कस करेंगे अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है। उन्हें घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया गया है। टाइम पत्रिका का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क शहर में है और जो न्यूयॉर्क है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। टाइम न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित अमेरिकी समाचार पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? फ्रेंड जो ये रेल लाइन है ना इसकी काफ़ी समय से मांग उठाई जा रही थी और ये रेल लाइन है तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेलवे लाइन, जो कि किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये गुजरात और राजस्थान के बीच है, जिसकी काफ़ी समय से मांग उठ रही थी कि इस लाइन को बनाया जाए।
आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 116 किलोमीटर से अधिक होगी और इससे अंबाजी शक्तिपीठ और अजीतनाथ जैन मंदिर से संपर्क बढ़ेगा। फ्रेंड, जो अंबाजी शक्तिपीठ है ये गुजरात में है और अजीतनाथ जैन मंदिर ये है राजस्थान राज्य में। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 2,798 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे 2026-27 तक पूरा किया जाएगा। यानी कि जो ये रेल लाइन है ना, ये 2026 और 27 तक पूरी हो जाएगी। फ्रेंड, जो अंबाजी ये है ना, ये जो अंबाजी मंदिर ये है ना 51 शक्तिपीठों में से एक है भारत में, जो कि गुजरात में। आपसे पूछा जा सकता है, न्यूज़ में है तो याद रखेंगे कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके अलावा तरंगा हिल में अजीतनाथ जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये है राजस्थान राज्य में और ये 24 पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक है। इन दोनों को ये रेल लाइन आपस में जोड़ेगी, जिसकी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है आधार फेस आरडी। ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसके माध्यम से आधार धारक की वास्तविक पहचान को मान्य किया जाता है और UIDAI के डेटाबेस में दर्ज किया जाता है, जिसे आधार नामांकन के समय कैप्चर किया गया था। इस ऐप का इस्तेमाल जीवन प्रमाण और कोविन जैसे कई अन्य ऐप के लिए आधार चेहरा प्रमाणीकरण के लिए भी किया जा सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है। यह देश के निवासियों के बारे में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने के लिए अनिवार्य है और इसकी जो स्थापना की गई थी ना फ्रेंड्स, वो 2009 में, यानी कि जनवरी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सौरभ गांगुली को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो 13 जुलाई को इन्हें सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उसी शहर में इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो फ्रेंड, जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है ना, इसकी जो 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है वो मनाई गई है 15 जुलाई को। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्किल इंडिया कार्यक्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी और स्किल इंडिया मिशन का जो उद्देश्य है वो भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाने, ताकि वे बेहतर आजीविका हासिल कर सके। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये राजस्थान में है और ये एक बलित पर्वत है। आगे डिस्कस करेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम है। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो स्पुतनिक V है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी है? तो राजगृह है।
कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। तिब्बत पर 8वीं विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित की गई थी? वाशिंगटन डीसी में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? स्मृति मंधाना ने। भारत पाक सिंधु जल आयोग की बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी और ये 118वीं बैठक थी। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर होगा? चेन्नई में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहाँ शुरू की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? नेक्स्ट है, किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।